हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज जो है कि 24 अप्रैल 2023 है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा, 23 अप्रैल जो है, सॉरी 24 अप्रैल होगा, 24 अप्रैल का न्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के दिन कई चीज़ें हुई हैं और दो चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो आज 50 साल पूरा हुआ है। एक जो पहली चीज़ है, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं वो 50 साल के हो गए हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है वो है संविधान से रिलेटेड। 24 अप्रैल को मतलब संविधान में एक वर्ड मतलब ऐसा जोड़ा गया कि मतलब आज भी उसका इतना रिलेवेंस है और उसकी देन है कि संविधान आज तक चल रहा है और हमारा देश उसी की बदौलत मतलब आज और जो कि यूनाइटेड और पावरफुल होकर के सामने निकला है। हम बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आधारभूत संरचना संविधान का। हमें पता है कि जब 1973 में ये इंसिडेंट आया, केशवानंद भारती केस, ठीक है, उसी समय सचिन तेंदुलकर भी पैदा भी हुए। और कौन जानता था कि दुनिया के मतलब पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में जो क्रिकेट को लव करते हैं वो सबको दिलों में वो राज करेंगे। और किसको ये पता था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट या फिर जो केशवानंद थे, भारतीय केशवानंद थे, जो केरला की एक मठ में संत हुआ करते थे, वो अप्रोच करेंगे और एक ऐतिहासिक जजमेंट निकल करके आएगा। जो केशवानंद थे वो एक व्यक्ति थे, मठ थे, और उनकी 2020 में डेथ हो गई, तब भी जो कि न्यूज में आए हुए थे। लेकिन अभी जो इस समय बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और नाम इसमें ऐड करूंगा कि जो इस केस को लड़ रहे थे, पालकी वाला उनका सरनेम था, काफी फेमस। जब भी कोई बात आती है तो पालकी वाले का जो कि नाम लिया जाता है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर निकल कर सामने आया और बना, तो खुद जो जज थे, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी जो बेंच बनी हुई है वो 13 जजों की बनी हुई, वो केशवानंद भारती केस में बनी और 6 और 7 से जजमेंट पास किया गया। लेकिन जो उसमें कुछ जज थे जो इसको नहीं समझ रहे थे, लेकिन जजमेंट पास हुआ, बना, और उसका हम आज देख रहे हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस और किस तरह का आउटकम निकल करके आया। वो कहें कि हमें नहीं पता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, तो जो पालकी वाली जो एडवोकेट से लड़ रहे थे वो कहें कि जब आप नहीं समझेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो उसको समझे कि और लोग कैसे उसको समझेंगे। हालांकि कोई एग्जैक्ट वर्ड या फिर ऐसा स्टेटमेंट नहीं था कि जो डिस्क्राइब करे कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम बेसिक स्ट्रक्चर में चीजें ऐड होती गई। अब ऐसा नहीं कि जब केशवानंद भारती केस आया तभी से, उससे पहले भी कुछ चीजें थी, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन गए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं कि पहले ऐसा सिस्टम था, संविधान को संशोधन करने का जो एक्ट 368, उसके द्वारा जो पार्लियामेंट है कुछ भी कर सकती थी। पर ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम जो कि इसने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया, और जब चेंज करते हैं तो हमें एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो कि इस किसी भी स्टेटमेंट या कोड या लॉ को बनाना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको संविधान में कोई अमेंडमेंट लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये पूरा प्रोसेस है। ऊपर से अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है तो वो भी पूरी तरह से एक प्रोसीजर होता है। उसमें 1/2 स्टेट की भी असेंट लेनी पड़ती है, सिंपल मेजोरिटी से और सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी से जो है कि आपका पार्लियामेंट से भी पास करना पड़ता है। दूसरी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कभी भी, और हमने कई बार डिस्कस भी किया है। जो यहाँ पे फिलोसफी, वो जो दूसरा सबसे तीसरा जो न्यूज मैं बताने जा रहा हूँ कि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब पीसीएस यूपी का क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता। हालांकि 95% लोग ये गलत आंसर लगाए थे
कि उसमें जो आंसर दिया था वो दिया हुआ था 2 अक्टूबर। मोस्टली लोग वही लगा दे क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा लगा कि गांधी जी तो पंचायती राज्य के समर्थक थे, लेकिन नहीं। कुछ लोग 25 जनवरी को लगाए, वो भी नहीं था, लेकिन रियल में 24 अप्रैल को जो कि पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता। क्यों? कि जब 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई हुआ मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट से, वो 24 अप्रैल से लागू हुआ। तभी से हम जो कि इस डे को जो कि पंचायती राज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद जो अगला आर्टिकल मैं बात करने जा रहा हूँ, हम सभी को पता है कि 2022 में हम नामीबिया से कुछ चीता इंपोर्ट किए थे और रिलोकेट किए थे कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में होता है। उसमें लॉजिक दिया जाता था कि जो क्लाइमेट इन्वायरमेंट नामीबिया में पाया जाता है, वही जो कि क्लाइमेट इन्वायरमेंट और सारी चीज़ें इसके लिए क्या बोलते हैं चीता के लिए जो है कि इंडिया में पूरी तरह से सुटेबल है। बट उनमें से 2 चीता की डेथ हो गई। एक पिछले सप्ताह हुआ था, एक अभी लेटेस्ट हुआ है कल परसों में। इससे पहले भी जब कुछ नामीबियन जो या फिर एक्सपर्ट थे, उन्होंने कंसर्न्स इशू किया था कि जो चीता होती है उनके जो प्रे होते हैं, मतलब जिस पे उनकी फूड हैबिट डिपेंडेंट होती है, वो उतना सफिशियंट नहीं है। दूसरा रीजन उन्होंने दिया था कि जो रेंज ऑफ द कूनो नेशनल पार्क का है वो उतना नहीं है जितना एक चीता के लिए चाहिए होगा। हम सभी को पता है कि चीता सबसे फास्टेस्ट रनिंग एनिमल इन द वर्ल्ड में है। कहते हैं ना, चीते की चाल बाज की नज़र बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। वैसे ही चीता की इतनी फास्ट अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने छोटी छोटी हेडलाइन में डिस्कस किया। तो हम अब चलेंगे ये प्रॉपर एक बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो शुरू करेंगे और जो भी आर्टिकल्स होगा उसको डिस्कस करेंगे। हमने केशवानंद भारती के बेसिक स्ट्रक्चर की बात किया, फिर पंचायती राज दिवस के रूप, हालांकि पंचायती राज का कोई आर्टिकल है नहीं, लेकिन 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाए, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कस्ड हियर। एंड कूनो नेशनल पार्क एमपी में है जो चीता को लेकर के न्यूज में रहा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल्स के थ्रू जो कि डिस्कस करेंगे कुछ जो वो होते हैं वायरस वगैरह, रमसन्स जैसे वायरस होते हैं उनको भी लेकर के है। फिर उसके बाद यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसने एक एक्ट पास किया है कि जो बिटकॉइन होती है या फिर डिजिटल वर्चुअल करेंसी होती है उनको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, वो कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस किया। इंडियन एक्सप्रेस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 2-3, स्पेशली केशवानंद भारती केस में लेकर के है। फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर जो सेंसस हुआ है उसको भी लेकर के छोटा सा आर्टिकल है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें लेकर के हम चलेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे पीडीएफ अपना ओपन करते हैं। यहाँ पे अभी देखिए कि जो गहलोत है, गहलोत आपको पता है कि ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्हें ना अभी पोल होने वाला है, तो वहाँ पे इनका टारगेट ये है, जो टारगेट गीग वर्कर को जो टारगेट कर रहे हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है गीग वर्कर या फिर बोल सकते हो गीग इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं स्विगी, जोमेटो, ठीक है, या फिर अदर भी जो अमेजोन है, बिग बास्केट है, ब्लिंकिट है, इस पर क्या करते हैं लोग आते हैं अपने रजिस्टर करते हैं और डिलीवरी बॉय की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसमें मैन और बॉयज और गर्ल्स दोनों काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इनको डेली बेसिस पे और इनका जो है कि कैलकुलेट करके उनके वर्किंग कैपेसिटी स्ट्रेंथ के हिसाब से कितने ये मतलब रिचेस दे रहे हैं उस हिसाब से इनको पेमेंट दिया जाता है। यूपीएससी ने मेंस में एक बार सवाल भी पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट ईयर, बट पूछा हुआ था हाउ कैन अ गिग इकोनॉमिक इम्पावर द वुमेन। ठीक है, अब देखिए एम्पावर इसमें करने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि जो ये होता है ना, मोस्टली लोग वही प्रेफर करते हैं, जैसे जैसे जो मतलब उस एरिया से अवेयर होते हैं, वहाँ पे डिलीवरी करने में उनको आसानी होती है, वो आसानी से वहाँ पे अपने लोकेशन को मार्क कर लेते हैं। तो वुमेन है, अगर वो अपने लोकेलिटी में अगर वो इस तरह की डिलीवरी करती है तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, उसकी सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको टाइम टेकन नहीं लगेगा और आसानी से वो जो कि चली जा सकती है वो कर सकती है।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आर्टिकल, दैट्स व्हाई वी नॉट डिस्कस। यहाँ पे कूनू नेशनल पार्क को देख लिया हमने, डिस्कस किया है कि जो कि डेथ हो गई है चीता की स्ट्रे आउट, फिर उसके बाद चीता की डेथ हो गई जो कि इसमें कूनू नेशनल पार्क में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है, नामीबिया से उसको इम्पोर्ट किया गया था, और जो कि कूनू नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे जो कि इसको रिलोकेट किया था। मिड डे मील वर्कर द हरियाणा नॉट पेड फॉर द सेवरल मंथ। मिड डे मील क्या होता है, जैसे मान लीजिए ना कि जो गवर्नमेंट स्कूल होती है कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि बच्चों को मिड डे मील का भोजन दिया जाता है। अब तो इसको प्रधानमंत्री पोषण पोषण योजना के नाम से जाना जाता है 2021 से। इज दैट क्लियर? हालांकि अभी भी लोग पता नहीं क्यों मिड डे मील वर्कर का नाम दे रहे हैं। और तो इसमें क्या है कि फूड प्रिपेयर करने के लिए कुछ वुमेन्स या जिनको भी है मेड की तरह रखा जाता है, तो उनको पेमेंट वगैरह दिया जाता है। तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनमें नहीं किया जाता। ये जो स्कूल में दिया जाता है क्लास 1 से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक के जो होते हैं उनको दिया जाता है ये। और जो 1 स्टैंडर्ड से लेकर 5 स्टैंडर्ड तक होते हैं और जो 6 स्टैंडर्ड से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक होते हैं, इनको कैलोरीन और वेटेज और फ्यूल कुकिंग जो कॉस्ट होती है अलग अलग होती है, अलग अलग डिसाइड किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेकर के ये काफ़ी मतलब अच्छा आर्टिकल, उतना तो लिखे हैं बट हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम इसको फिल्टर कर रहे हैं। देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पड़ता है हमारा, वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जियो लोकेशनल जियो पोलिटिकल लोकेशन की वजह से, और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमें, तो हम सपोर्ट लेते हैं किसका, बांग्लादेश प्लस म्यांमार का सपोर्ट लेते हैं, वाटर रूट और लैंड के रूट से जो कि चले जाते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड है, उसमें क्या होता है काफ़ी पोरस एरिया है म्यांमार के साथ, फिर बांग्लादेश के साथ वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं और कुछ न कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी जो है कि बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू होती है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि इसको कैसे हम सिक्योरिटी में किया जाए। तो नेशनल जब सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो वो चीज़ें होती हैं हमें देखने को मिलता है। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट का मतलब कि जैसे मान लिया इंडिया क्या ट्रेड डेफिसिट में चल रहा था, मतलब ये जो इंपोर्ट जो करता है बाहर से कोई वस्तु को मंगाने के लिए ज़्यादा करती है बजाय की एक्सपोर्ट की। अगर वो 100 रुपये की एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही, मांग रही, ला रही है, तो वो 50 रुपये की ही जो कि भेज सकती है बाहर, तो इसलिए 50 रुपये का ट्रेड डेफिसिट हो। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती है, हमने पहले कई बार डिस्कस किया है। फिर उसके बाद क्रिप्टो लेजिस्लेशन की बात करें, अभी देखिए यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ मार्केट इन क्रिप्टो असेंट में। अभी मार्केट इन क्रिप्टो असेंट में क्या है, यूरोपियन पार्लियामेंट की जो कि ये लॉ बनाया गया है वो बिटकॉइन को जो है कि रेगुलेट करेगी और उसको मॉनिटर करेगी और किस तरह से वो काम करती है। बिटकॉइन क्या होती है, ये एक वर्चुअल करेंसी होती है, मतलब वो डिजिटल फॉर्म में होती है, उसको आप पर्स में नहीं रख सकते। इंडिया में इसको इलीगल मतलब अभी लेटेस्ट ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत डाल के रेगुलेट किया गया। आप इस पर टैक्स भी लग रहा है अभी लेटेस्ट में, हालांकि ये परमिटेड नहीं है लीगली, जैसे हम फिएट मनी और अदर मनी के रूप में यूज करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे जुवेनाइल ट्रायल को लेकर के देखिए बड़ी कंट्रोवर्शियल होती है। कैसे आप मान सकते हो कि कोई बच्चा अडल्ट है और अडल्ट नहीं है। होता है कि हम 18 साल मोस्टली मानते हैं कि वो अडल्ट हो जाता है, वोटिंग देने की राइट होती है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि जो काफ़ी हेनस क्राइम कर लेते हैं बच्चे, जो कि आपका 18 साल से कम के ही होते हैं। तो उनको ट्रायल के लिए एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये पहले 2000 में था, इसको अमेंडमेंट 2015 में किया गया, लाया गया। इसमें 3 तरह की जो कि ऑफेंसेस रखे गए हैं 3 कैटेगरी में, पेटी ऑफेंस, सीरियस और हेनस, मतलब उनके लेवल्स ऑफ द थ्रेड्स के हिसाब से उनको ऑफेंसेस किए गए, उनको अलग अलग बोर्ड के हिसाब से और स्टोरी एलिमिनेशन के हिसाब से जिसको किया जाता है। फिर उसके बाद एक देखिए एक रन शोमवेयर होता है, मतलब एक तरह के वायरस होता है, आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, वो ऑटोमेटिक जो कि रेगुलेट होता है और आपसे कुछ जो कि मतलब आपके फाइल्स को ब्लॉक कर देता है। फिर आप अगर कुछ मतलब पेमेंट उनको देते हो तो जो आपकी फाइल को खोलते हैं। तो ये
लॉक बिट को जानिए। लॉक बिट ही एक तरह के वायरस की तरह काम कर रहा है और ये जो एक ग्रुप के थोड़ा द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। वैसा नहीं कोई कहती, ये जो लॉक बिट गैंग है, ठीक है, लॉक बिट ये गैंग है उसके द्वारा किया जाता है। अब बहुत से और इसमें ये टारगेटेड होते हैं कुछ जो हाई बोल सकते हो क्वालिटी के जो डिवाइस होती है, जैसे एप्पल का होता है, अदर कोई होता है, ब्लैकबेरी का होता है, उनको उतना ट्रस्ट नहीं किया जाता, बट वो टारगेटेड क्यों, क्योंकि एप्पल का फ़ोन कोई नॉर्मल आदमी यूज नहीं करता है, तो उससे अगर हैक करते हैं उसके सिस्टम को तो उससे ज़्यादा फाइनेंस और असिस्टेंट या ले सकते हैं। गोल्ड स्मगलिंग जो कि काफ़ी डबल हो गई है और लोग गोल्ड में यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेटवर्क ग्राउंड वाटर को लेकर के है मॉनिटर किया गया। हमने पहले जल शक्ति मिनिस्टर ने जो कि ग्राउंड वाटर सेंसस किया था डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे, हमने पहले भी डिस्कस किए है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये हम देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, उतना अभी हिंदू में नहीं है कोई इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो हमने इंडियन एक्सप्रेस में चलते हैं क्या है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए ये जो कि ये सिख कम्युनिटी के हैं और इनको मतलब जो कि पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर जो कि असम में भेज दिया। अमृतपाल सिंह है ये, क्योंकि इन्होंने कुछ इंसिडेंट किया था एंटी एक्शनलिज्म, हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया अपडेशन के लिए, तो अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो नो डाउट आई होप कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गोइंग ऑन। फिर उसके बाद फेक मटेरियल को देखिए, होता क्या है कि जो बहुत सी ऐसी बुक्स होती है ना, बुक्स होती हैं वो ओरिजिनल नहीं होती हैं, उनका ओरिजिनल जो बुक्स होती हैं वो मिल नहीं, मतलब लोग उसका कॉपी करके सेल करते हैं और अलग तरीके की उसमें कंटेंट डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है जो स्टूडेंट्स जो कंपटीटर हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एनसीईआरटी भी कई बार जो है कि सुनने में आता है, एनसीईआरटी जो है भी काफ़ी फेक आती है। अदर ओरिजिनल बुक भी जैसे रेफरेंस बुक में आती है, जैसे एम लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया, ये सारी चीज बुक भी जो कि उस तरह से आती हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। एक से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया है 3 आर्टिकल यहाँ पे दिवा के समानंद भारती के बेसिक स्ट्रक्चर को एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे फिर बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के है, फिर यहाँ पे है डॉक्टर ऑफ सेंटिमेंट को लेकर के है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें हम, बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्या, हम बैकग्राउंड लेते हैं। देखिए हमारे इंडिया में किस तरह के हैं सेपरेशन, मतलब एक पार्लियामेंट है, हम कोई व्हाइट पेज मिल जाता है ना हमें, एक सेकंड थोड़ा देखता हूँ कहीं व्हाइट पेज मिल जाता है हमें, नहीं मिलेगा, जब खोज रहे हैं ना तो नहीं मिलेगा, हम इसी पे डिस्कस करेंगे अब। देखिए जैसे मान लीजिए कि इंडिया में क्या है कि फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल इन द सेंस कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन किया गया है अंडर शेड्यूल 7 के अंतर्गत, जो हमारे 12 शेड्यूल है उनमें से। और पार्लियामेंट हो ये एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट 2 लोगों से मिलकर के 3 लोगों से मिलकर के बनती है। 3 लोगों में पहले तो बात है प्रेसिडेंट हो जाते हैं, हालांकि इसके मेंबर तो नहीं होते लेकिन ये इंटरनल पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, इन्हीं में से निकाल करके कुछ होते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बनते हैं। फिर इसी को एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को जो कि लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें ये होता है कि लोग लॉ बनाते हैं, मेकिंग लॉ कैसे बनता है, लॉ कैसे बनता है कि एक पार्लियामेंट ये हो गई, यहाँ पे एक बिल आती है, किसी के द्वारा लाई जा सकती है, किसी के द्वारा, अगर कोई मिनिस्टर लाता है तो उसको पब्लिक बिल बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, अगर अदर देन मिनिस्टर को कोई लाता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में जानते हैं। बिल आती है पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया जाता है, इज दैट क्लियर। एंड फिर इसके बाद ये होता है कि फिर ये बिल को भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास उसने असेंट देने के लिए। लेकिन 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 बात ये है कि ये जो लॉ बन रहा है, असेंट बन रहा है, तो क्या ये मतलब ये पूरा प्रोसीजर के हिसाब से बना, ऐसा तो नहीं है, कुछ बेसिक या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब करके किया गया, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट ने किया है, लीडर्स जो है, जैसे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उसने किया था, नेहरू जी की थी उसने किया था, प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है वो भी की है, कई बार अभी भी कर रही है। तो उसको चेक करने के लिए कि किसके पास, कौन चेक करेगा भाई, कैसे चेक होगा कि सही लॉ है कि नहीं है, तो जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी का जो हाई सुप्रीम कोर्ट होती है स्पेशली, वो जो है कि वॉच डॉग की काम करती कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ ना करे। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करता है तो वो जुडिशरी अपने रिव्यू करती है, उसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू करते हैं, या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं, या फिर जुडिशियल ओवर रीच के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें उनकी प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से, तो ये चेक करेगी, अगर ये लगता है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट देन इट विल बी इनवैलिड,
ठीक है। एग्जाम्पल लेटेस्ट अगर मैं बताऊं 2015 या 16 की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक बिल लाई थी जिसमें अपॉइंटमेंट करने के लिए कि हाई कोर्ट की, अरे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो जजों के लिए थे, उस बिल को NJAC के नाम से जाना जाता है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। बट ये फिर सुप्रीम कोर्ट का लगा कि नहीं, ये जो है कि कोर्ट की सोवरेनिटी और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो इसको इनवैलिड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी। तो इसके विरोध में गवर्नमेंट उस समय जो लॉ मिनिस्टर थे शायद अरुण जेटली सर थे, इज दैट क्लियर। तो उन्होंने कहा कि ये जुडिशरी का ओवर रीच है, ओवर एक्टिविज्म है, मतलब जुडिशरी अपने टेरिटरी में नहीं रह रही है और दूसरे के टेरिटरी में एंटर कर जाती है। आपको ये भी बता दूं, जो अंडर आर्टिकल 50 है 50, इसमें हमारा DPSP आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी के बीच में, ठीक है। लेकिन यूपीएससी ने एक बार सवाल भी पूछा था, यूपीएससी ने एक बार सवाल भी पूछा था, व्हाट इज द, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि सेपरेशन ऑफ द पावर को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। तो वो हर लोग अपने अपने हिसाब से जो प्रिडिक्शन करते हैं, तो यहाँ पे DPSP में आता है, तो जुडिशरी फिर उसको जो कि इंटरप्रिटेट कर सकती है, क्योंकि वो वॉच डॉग करती है। तो कई बार गवर्नमेंट इसको वायलेशन करती है, करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग जजमेंट में जो है कि पास करती चली आ रही है। सबसे पहले ही एक जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक प्रोसीजर लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया और उसको 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। 9th शेड्यूल में ऐसा प्रोविजन डाला गया कि अगर कोई 9th शेड्यूल में लाया दिया जा रहा है कोई लॉ, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। बट एट प्रेजेंट टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, आई रोची कोई केस था, उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर आप कोई चीज़ 9th शेड्यूल में अगर डालते हो तो उसका ये है कि जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं हो सकता, तो अब उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। ये प्रोसीजर है, 9th शेड्यूल में कोई भी डाला जा सकता है अगर एक्ट। फिर उसके बाद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब ऐसा किया गया। फिर उसके बाद जब इंदिरा जी की गवर्नमेंट आई, तो तो इन्होंने क्या किया कि 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस है उनको ओवर रीच करके जो चौथे सीनियर मोस्ट जज थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। तो ये वायलेशन हो गया सीनियरिटी का लेकर के, क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं, बट इनडायरेक्टली कहा गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वुड बी CJI पे कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को झटका लगा वो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा। फिर कुछ ऐसे भी लॉ लाया गया। फिर लेकिन 1973 में मोस्टली केशवानंद भारती केस आया। इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा हमें यहाँ पे जगह मिल जाएगी ना, हाँ यहाँ पे। तो जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में, मैं ईयर क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी कई बार पूछ भी लेती है ईयर वाइज। और इससे गोलखनाथ केस आया हुआ था, इंदिरा शाहनी बाद में आया, ठीक है, मिनरवा मिल्स है, इसमें अलग अलग तरीके से किया गया। तो इसमें बात ये आई कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट, अरे पार्लियामेंट कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट पार्ट 20, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। तो बेसिक स्ट्रक्चर उसमें उतना क्लियर नहीं था, लेकिन बाद में ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम करें। फॉर एग्जांपल, आप फेडरल स्ट्रक्चर को डाइवर्ट नहीं कर सकते, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को वायलेट नहीं कर सकते, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक इंडिपेंडेंट बॉडी से इलेक्शन कंडक्ट करवाए। ऐसे 20-25 हैं जो कि किया गया। तो ये जो केशवानंद भारती केस बनकर के सामने आया सबके लिए, ये एक तरह का फंडामेंटल राइट केस बनकर के निकला। और आज हम देख रहे हैं कि जो ये मतलब जो जजमेंट आया था, आप समझ सकते हो 703 पेजेस का था, 7 बेंचेस से बना। अब तक की सबसे बड़ी जो कि ये बेंच बनी हुई है, इसके बाद अभी तक ना बनी, ना उससे पहले बनी थी। और दूसरी की ये है कि गोलखनाथ केस बना था, एक था, उससे पहले 12 जजों की केस। लेकिन ऐसा प्रोविज़न है कि अगर मान लीजिए ये कोई केस मान लीजिए ए है, इसको कोई 10 जजों की बेंच ने सुना है, लेकिन अब इसको नहीं, फिर से रिव्यू डाला जा रहा है, बेंच बन रही है, तो वो कम से कम 11 जजों की होगी, मतलब जो पहले थी उससे कम से कम ज़्यादा के लोगों की बेंच बनेगी। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ बेंच ये भी है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है तो उसके लिए जो है कि कम से कम 5 जजों की केस बननी चाहिए। अगर अदर देन
कॉन्स्टिट्यूशनल से है तो कम से कम 3 जजों की केस बन सकती है, जजों की बेंच बन सकती है। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने इन तक थॉरली जो कि डिस्कस किया। अभी जीआरई का मतलब है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप फॉरेन में कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन आप मास्टर की वैसा, तो आप ये कोई एक जीआरई एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके थ्रू जो कि आप कर सकते हो। फिर हमेशा सुनते होंगे जीआरई 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 क्या होता है। ये हमने कोनो चितनापार को देखा जो कि सेकेंड चीता की डेथ हो गई। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। यहाँ पे देखिए फिर केशवानंद एंगेजमेंट के बारे में काफ़ी अच्छा आज जो कि आर्टिकल आया। फिर उसके बाद जनरल वर्सेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर स्टार्टअप लिक्विडिटी मैकेनिज्म लर्निंग, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज का जो डिस्कशन था, मैंने अप्रॉक्सीमेटली सारी चीज़ें कवर कर दिया जो हमें लगा कि इम्पोर्टेंट है। आई होप कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माई ओपिनियन द व्हाट आई वांट टू टेल एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर। आप लोग अब उसको कन्विंस कर रहे होंगे। हम हमेशा कहते हैं कि हम वही डिस्कस करते हैं जो लार्ज लेवल पे करंट अफेयर स्टैटिक्स और कंटेम्प्रेरी इशू के साथ कम करता है। हम कहते हैं करंट अफेयर्स में कुछ डेवलपमेंट नया हो रहा है, स्टैटिक्स में जो हमारे रेफरेंस बुक और पहले से बनी हुई है, और जो कंटेम्प्रेरी इशू बोलते हैं वो ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर के हम बात करते हैं। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच। और आप लोग का मतलब जो मतलब है अटैचमेंट हमारे इस लेक्चर से काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। आई होप कि ऑल ऑफ यू मतलब इंजॉय कर रहे होंगे मेरी लेक्चर को। अगर कोई क्वेरी होगी नो डाउट्स आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर उसमें कमेंट्स करके ये बताइए कि नहीं मैं अपने लेक्चर में और क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिलहाल तो आपके कमेंट्स को अभी नहीं मैं कंसिडर कर सकता, बट हाँ एग्ज़ाम के बाद जो कि जब हम जून में बड़े लेवल पे शुरू करेंगे तो उसमें जो कि हम डिस्कस करेंगे कि मतलब हमें कैसे क्या करना है। और उसमें लार्ज लेवल पे जैसे मान लीजिए कि हम कोई सेंट्रल एशिया के बारे में, संघाई कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करें, फिर मैप के थ्रू उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी छोटा प्लेटफॉर्म है, दैट्स वाई नॉट बी पॉसिबल टू डिस्कस। और अकेले भी हूँ, और जून में जब ग्रुप के साथ काम करूँगा आप लोगों के साथ तो फिर अच्छे से करेंगे। आई होप कि आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।